हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को किरचॉफ के नियम के बारे में बताने वाला हूँ कि किरचॉफ का नियम क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है तथा आपको किरचॉफ के दोनों नियम जिसे संधि लॉ या जंक्शन लॉ और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं उनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो इसीलिए हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं क्योंकि हम ओम का नियम जो होता है उसकी सहायता से एजी सर्किट को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो हार्ड सर्किट होता है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का नियम लगाना पड़ता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किरचॉफ के नियम क्या हैं तथा इनको किस प्रकार अप्लाई किया जाता है करंट, वोल्टेज इत्यादि ज्ञात करने के लिए। तो जो किरचॉफ है इन्होंने सन 1842 ईस्वी में किसी भी जटिल सर्किट की मध्य करंट या वोल्टेज का मान निकालने के लिए दो नियम दिए, उन्हें ही किरचॉफ का नियम कहा जाता है। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम है, पहले नियम को हम संधि नियम भी कहते हैं। संधि नियम, संधि नियम या इसे हम इंग्लिश में जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। तो इतने नामों से पहले नियम को जाना जाता है। किरचॉफ के पहले नियम को पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम, संधि नियम या जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं किरचॉफ का जो पहला नियम है यह क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब किसी पॉइंट पर किसी दो बिंदु से धारा आ रही हो तो उस पॉइंट पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा उस पॉइंट से बाहर भी जानी चाहिए। तो यदि इस पॉइंट पर आप मान लेते हैं I1 और I2 धारा आ रही है तो इतनी ही धारा इस पॉइंट से बाहर भी जानी चाहिए। तो यहाँ से मान लेते हैं कि तीन जगह से धारा निकल रही है, तो इसको मान लेते हैं I3, इसको I4 मान लेते हैं और इसको I5 मान लेते हैं। तो किसी भी संधि जिसे हम संधि कहते हैं, इस बिंदु को हम संधि कहते हैं। संधि क्या होती है? मतलब ऐसा पॉइंट जो तीन या इससे अधिक बिंदुओं से मिलता हो उसे को संधि कहते हैं। तो किसी भी संधि पर आने वाली समस्त जो धाराओं का योग है ये उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं वो उससे दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होती हैं। मतलब जितनी धाराएं आ रही हैं इनकमिंग, इनकमिंग COMM, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। मतलब किसी भी संधि पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस संधि से बाहर भी जाना चाहिए, उस जंक्शन से बाहर भी जाना चाहिए। इसी को किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। तो इसे बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग है, एलजेब्रिक सम है, वो जीरो होता है। वो कैसे जीरो होता है? मतलब किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं उसको पॉजिटिव, और इससे बाहर जाने वाली जो धाराएं हैं उसको नेगेटिव मान लेते हैं। या इसको नेगेटिव नहीं मानते तो जितनी धाराएं आ रही हैं और जितनी धाराएं जा रही हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगी। I3 प्लस I4 प्लस I5, I1 प्लस I2 जो है जाएगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस, जब यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो सब नेगेटिव में हो जाएगा, I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यही होता है कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। जितनी धाराएं आ रही हैं उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और जितनी धाराएं जा रही हैं उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो जो किसी सर्किट पर आने वाली समस्त जो धाराएं हैं किसी जंक्शन पर मिल रही हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो जीरो होता है। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया। तो जो करंट लॉ है ये किस प्रकार अप्लाई किया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर सर्किट है, ये सर्किट है, ये सब ये इस जंक्शन पर आ रहे हैं, जितनी करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर भी जाना चाहिए। तो इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 इक्वल हो जाएगा आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। तो जो करंट लॉ है इसमें इस जंक्शन पर
या कोई सर्किट दिया होगा, कोई अदर सर्किट दिया होगा, उसमें भी कोई जंक्शन होगा, तो उस जंक्शन पर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। मतलब चार्ज इकट्ठा नहीं होता है कि यहाँ पर करंट आ गया, क्योंकि जो करंट होता है I बराबर Q/T होता है, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। मतलब एकांक समय में जितना चार्ज पास हो रहा है उसी को तो करंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज पास हो रहा है, यहाँ पर जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जंक्शन पर चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा है। मतलब जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकल गया। तो यहाँ पर किसी भी चार्ज या आवेश की हानि नहीं हुई, तो हम इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, जो किरचॉफ का पहला नियम है, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो किरचॉफ का पहला नियम है, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। जब आपके पेपर में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वहाँ पर आपको सही का निशान लगाना होता है किरचॉफ के पहले नियम पर या किरचॉफ के जंक्शन लॉ पर। तो आई होप आप सभी को जो मैंने किरचॉफ का पहला नियम बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो क्या होता है। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसको बेसिकली हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम, यहाँ पर मैं दूसरा नियम लिख लेता हूँ सिंपली। इसको हम वोल्टेज लॉ या लूप नियम भी कहते हैं। लूप नियम, लूप लॉ या लूप को हम हिंदी में कहते हैं पास। तो यह हो जाएगा पास नियम, पास का नियम। पास मतलब क्या होता है? पास मतलब जाल होता है। और जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो इतने नामों से जाना जाता है जो किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो चलिए जान लेते हैं कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है यह क्या होता है। तो जो किरचॉफ का नियम है, इसमें किसी सर्किट में किसी क्लोज्ड लूप, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोज्ड लूप के लिए यह नियम वैध है। किसी भी सर्किट में किसी भी क्लोज्ड लूप में जो करंट है, करंट और रेजिस्टेंस का जो गुणा है, करंट और रेजिस्टेंस का जो मल्टीपल है, इसका बीजगणितीय योग उस सर्किट में लगने वाले जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है उसके बराबर होता है। मतलब किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो करंट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीपल का बीजगणितीय योग है, वो उस सर्किट या उस क्लोज्ड लूप में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको अपने पेपर में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसे हम लूप लॉ या पास का नियम या वोल्टेज लॉ कहते हैं, यहाँ पर लिख दिया है। इससे आप अपने पेपर में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है क्या होता है। तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी क्लोज्ड लूप के अंदर जो करंट होता है और उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, उसके मल्टीपल का जो बीजगणितीय योग होता है, उस क्लोज्ड लूप के अंदर या उस सर्किट में जो विद्युत वाहक बल होता है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलिए इसके डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में जो सर्किट होता है, इसको हम हिंदी में परिपथ कहते हैं। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, मतलब प्रत्येक जो होता है क्लोज्ड लूप, मतलब 2-3 अगर लूप दे दिए गए हैं तो उसमें अलग अलग निकाला जाएगा। प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों के मध्य, मतलब यदि कोई लूप दे दिया गया है तो किसी में 2 बैटरी लगेगी, किसी में 1 बैटरी लगेगी, या किसी में 2 रेजिस्टेंस, किसी में 1 रेजिस्टेंस लगेगा। तो अलग अलग खंडों में, मतलब जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के अलग खंड, दूसरे रेजिस्टेंस का अलग खंड, मतलब किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, प्रत्येक क्लोज्ड लूप की विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कोई क्लोज्ड लूप है, उसमें जो करंट लग रहा है I और जो रेजिस्टेंस है उसका R, इसका जो मल्टीपल होगा, इसका बीजगणितीय योग जो होगा, बीजगणितीय सम, अलजेब्रिक सम जो होगा,
उस सर्किट में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जो मैंने आपको दूसरा नियम समझा दिया, जो कि बहुत ही आसानी से, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता हूँ कि इस सर्किट में ये नियम कैसे अप्लाई होता है, जिससे आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सर्किट बना दिया है, एक क्लोज्ड लूप बना दिया है। यहाँ पर सिंपली 2 क्लोज्ड लूप हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें जो करंट होगा, जो विद्युत वाहक बल होगा, उसको किस प्रकार निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्लोज्ड लूप हैं, इसमें हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं सिंपली। तो हम मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, दोनों जो क्लोज्ड लूप हैं इसमें। तो इसमें जो करंट होगा इस तरफ फ्लो होगा ना, मतलब यदि हम क्लॉकवाइज भी चलेंगे तो यहाँ पर जो करंट होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो करंट होगा दोनों में हमेशा इधर की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा इसको I1 मान लेते हैं और यहाँ पर इस करंट को I2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर I1 ऐसे आ रहा है, I1 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर एक जंक्शन है, एक संधि है, और यहाँ से I2 आ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएँ हैं, किसी भी संधि पर आने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल होता है I1 + I2, इससे बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर I1 + I2 हो जाएगा, मतलब जितनी धारा आ रही है इतनी धारा बाहर भी जाएगी, इतना करंट बाहर भी जाएगा। तो यहाँ से I1 + I2 बाहर जा रहा है, तो यहाँ से I1 + I2 अभी भी बाहर जा रहा है, I1 + I2। तो यहाँ से फिर एक संधि मिल गई, फिर एक जंक्शन मिल गया। तो इसमें अब यहाँ से I2 आया था तो इसमें I2 चला जाएगा, और यहाँ से I1 आया था तो यहाँ से I1 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट जा रहा है, किसी भी संधि पर जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर मैंने आपको करंट का पहला नियम अप्लाई करके बता दिया। तो चलिए जान लेते हैं कि दूसरा नियम कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जो सर्किट है, इस जो क्लोज्ड लूप है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले हम ये वाला लूप लेते हैं, इसके बाद ये दूसरा लूप लेंगे। तो इस पहले लूप में यदि हम लेते हैं तो क्या हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व करने के सिंपली 2 नियम हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि करंट की तरफ हम चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो जो I1, तो जो I और R का मल्टीपल होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। यदि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो I और R का मल्टीपल होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यदि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, यदि करंट की दिशा में चल रहे हैं तो चल रहे हैं। और यदि हम करंट की डायरेक्शन में नहीं चल रहे होंगे, मतलब करंट इधर की तरफ जा रहा है और हम ऐसे चल रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज मान लेते हैं, तो ऐसे चलेगा तो इधर की तरफ हम चलेंगे ना, तो यहाँ पर I1 और R1 का जो मल्टीपल होगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम इसको एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो यहाँ पर I1 और R1 का जो मल्टीपल होगा ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर। अब तो मतलब यदि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I और R का जो मल्टीपल होगा ये पॉजिटिव होगा, और यदि करंट की डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I और R का जो मल्टीपल होगा नेगेटिव होगा। और जो दूसरा नियम है कि यदि हम बैटरी में, यदि हम सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, तो जो विद्युत वाहक बल E का मान होता है ये पॉजिटिव होता है। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं। मान लीजिए ऐसे कोई सेल दी गई है और हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो जो विद्युत वाहक बल का मान होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और यदि हम इधर की तरफ चलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो जो विद्युत वाहक बल होता है इसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर यदि पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो हम जो विद्युत वाहक बल होता है E जो होता है इसको पॉजिटिव लेते हैं। और यदि पोटेंशियल लॉस होता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं ज़्यादा से कम की तरफ,
तो जो पोटेंशियल डाउन होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि किसी सर्किट में यदि किरचॉफ का नियम लागू हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के दो नियम हैं कि यदि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई और आर का मल्टीपल जो होगा पॉजिटिव होगा, और करंट की डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं तो आई और आर का मल्टीपल नेगेटिव होगा। और यदि हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं सेल के अंदर तो जो विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान नेगेटिव होगा। मतलब पोटेंशियल गेन पर पॉजिटिव और पोटेंशियल ड्रॉप पर नेगेटिव विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्किट दिया गया है इसको हम किस प्रकार सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला लूप है इसमें यदि हम चलते हैं तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे। ऊपर वाला पहले देखते हैं, तो ऐसे चलेंगे। I1 और R1 का जो मल्टीपल होगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, इधर की तरफ आएंगे, फिर ऐसे चलेंगे। और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, और हम इधर की तरफ जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर I2 और R2 का जो मल्टीपल होगा नेगेटिव होगा। और जो ये बैटरी के अंदर चल रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो E का मान होगा, E2 का मान नेगेटिव होगा, और यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं इधर की तरफ, तो जो E1 का मान होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम होता है I और R का जो सम होता है, ये सम होता है विद्युत वाहक बलों का। तो जो I1 और R1 होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर की तरफ चल रहे हैं ना, क्योंकि हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो I2 R2 होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो और यहाँ पर जब हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो E1 जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं, पोटेंशियल गेन हो रहा है। और यहाँ पर यदि हम E2 का मान लेते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चल रहे हैं E2 के अंदर। यहाँ पर E2 दिया गया है, इसमें आएंगे तो ऐसे आएंगे ना। पहले लूप के लिए केवल हम ले रहे हैं, तो पहले लूप के लिए क्या मान हमें प्राप्त हो गया कि I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2 हमें प्राप्त हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और जो दूसरा लूप है उसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जो दूसरा लूप है इसमें भी यही नियम लगाएंगे कि यदि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और करंट की विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है और हम ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो I2 और R2 का मल्टीपल होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। और फिर ऐसे आएंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं तो करंट भी तो इधर की तरफ जा रहा है। तो I2 और R2 का मल्टीपल पॉजिटिव, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और दिया गया है R3 इंटू I1 प्लस I2, ये भी पॉजिटिव होगा। और इसमें जो सेल के अंदर निकालते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं दूसरे लूप के लिए, फॉर सेकेंड लूप। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर I2 और R2 जो होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहाँ पर I1 प्लस I2 और इंटू R3 है, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और E2 का मान जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और यहाँ से भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहाँ तो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो यदि हम यहाँ से I1 और I2 का मान निकालना चाहें तो इसमें दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो हमें I1 और I2 E1 E2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि E1 E2 का मान इसमें दिया गया नहीं है,
यदि E1 E2 का मान किसी सर्किट में कोई क्वेश्चन होता तो उसमें दिया गया होता R1 R2 R3 का मान। ये जो मैंने बताया है केवल इसी लूप के लिए फार्मूला है, यदि कोई अलग लूप होगा तो अलग फार्मूला आएगा। तो सबके लिए जो मैंने आपको नियम बताया आपको याद रखना होगा कि यदि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I1 और R1 का मल्टीपल मतलब I और R का मल्टीपल पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं तो I R का मल्टीपल नेगेटिव, और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हैं सेल के अंदर तो विद्युत वाहक बल का मान पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान नेगेटिव होगा। तो आई होप आप सभी को किरचॉफ के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। जो मैंने आपको किरचॉफ का करंट लॉ बताया, इसके बाद करंट का वोल्टेज लॉ बताया, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो करंट का दूसरा नियम है ये एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर बेस्ड है। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। मतलब जो दूसरा नियम है इसमें ना तो एनर्जी का लॉस हो रहा है और ना ही एनर्जी हमें अधिक प्राप्त हो रही है। मतलब जितनी एनर्जी एक लूप में है उतनी ही एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है। तो इसमें ना तो एनर्जी का लॉस हो रहा है और ना गेन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये दूसरा नियम है किरचॉफ का दूसरा नियम, ये एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने दोनों नियम समझाए आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो किरचॉफ का पहला नियम था ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, और जो दूसरा नियम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को चलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।